जय हिंद। नमस्कार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मातृभाषा क्लासेस में स्वागत है। जैसे कि पिछली कक्षा में वर्ण विचार कंप्लीट हो चुका था, इसके आगे पढ़ना है, लेकिन इसके पहले मैं आपको रिवीजन करवा देता हूँ। पढ़ रहे थे क्या? घोष अघोष। पिछली कक्षा में पढ़ा था क्या? घोष जैसे कि क्या बोलते हैं सघोष। एक किस आधार पर वर्गीकरण था व्यंजनों का? स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया था? 2 प्रकार से। एक होते हैं क्या? अघोष यानी को क्या बोलते हैं सघोष। दूसरा कौन सा होता है? अघोष। जिन ध्वनियों के उच्चारण में कंपन पैदा होता है उन्हें क्या बोलते हैं? घोष या सघोष। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? नाद। इन्हें क्या बोला जाता है? मृदु व्यंजन। क्या बोला जाता है? मृदु व्यंजन। क्या बोला जाता है? इन्हें मृदु व्यंजन। और जिन ध्वनियों के उच्चारण में कंपन पैदा नहीं होता उन्हें क्या बोला जाता है? अघोष। उन्हें क्या बोला जाता है? अघोष। उसके दूसरा वर्गीकरण पढ़ाया था मैंने आपको। हवा या श्वास लगने के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया जाता है? 2 प्रकार से। एक क्या होते हैं? अल्पप्राण। एक क्या होता है? अल्पप्राण। दूसरा क्या होता है? महाप्राण। दूसरा क्या होता है? महाप्राण। जिन ध्वनियों के उच्चारण में हवा कम लगती है उन्हें क्या बोलते हैं? अल्पप्राण। हवा क्या लगती है या वायु क्या लगती है? कम। उन्हें क्या बोलते हैं? अल्पप्राण। और जिन ध्वनियों के उच्चारण में वायु अधिक लगती है उन्हें क्या बोलते हैं? महाप्राण। इसके बाद मैंने आपको 2 ध्वनियां बताई थी जिन्हें क्या बोलते हैं? अयोगवाह ध्वनि। क्या बोलते हैं? अयोगवाह ध्वनि। अयोगवाह ध्वनि। ये कितनी होती है? 2। एक तो क्या होती है? अनुस्वार। और दूसरा क्या होती है? विसर्ग। अनुस्वार और विसर्ग। ये किसने माना है? आचार्य किशोरीदास वाजपेयी ने। यानी अयोगवाह ध्वनि कौन कौन सी? विसर्ग और अनुस्वार। ये ना तो स्वतंत्र रूप से व्यंजन होती है, ना ही स्वतंत्र रूप से क्या होती है? स्वर होती है, लेकिन दोनों के साथ क्या होती है? प्रयुक्त होती है। इन्हें क्या बोला जाता है? अयोगवाह ध्वनि। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि रय को कितने प्रकार से लिखा जाता है? 4 प्रकार से। कितने प्रकार से लिखा जाता है रय को? 4 प्रकार से। कल की क्लास में कुछ मिस्टेक हो गई थी। हाँ, फूल में जो कौन सी मात्रा होती है? बड़ी की मात्रा होती है फूल में। कल छोटे की मात्रा लग गई थी फूल में। और एक और शब्द हो गया था, मैं लिख रहा था संयुक्त व्यंजन, दूसरा लग गया था। वहां पे क्या था? छ, त्र, ज्ञ और श्र। ये मैंने श्र लिख दिया था वहां पे। छ, त्र, ज्ञ और श्र। ये क्या है? संयुक्त व्यंजन। और फूल में कैसी मात्रा होती? बड़ी की मात्रा। मृदु भी गलत से गया था। मृदु में हम ये रय की मात्रा लगाना भूल गए थे, इसको क्या? मृदु। हाँ, अयोगवाह ध्वनि की बात मैंने बताया था आपको कि रय को कितने प्रकार से लिखा जाता है? 4 प्रकार से। कितने प्रकार से लिखते हैं रय को? 4 प्रकार से। एक तो रय कैसा होता है? पूरा। इसका ये कहाँ पर लिखा जाता है? इसके जस्ट पहले कैसा होना चाहिए? पूरा वर्ण। कैसा होना चाहिए? पूरा वर्ण। तब किस रय का प्रयोग किया जाता है? 1 नंबर जैसा। और 2 नंबर जैसा जो रय है इस रूप में, ठीक है। इसमें किस रेखा में लिखा जाता है? तिरछी रेखा में। कैसे लिखा जाता है? तिरछी रेखा के रूप में। इस वाले रय का प्रयोग, इसमें क्या है? आधा क है और रय पूरा है। और 30 नंबर वाला कौन सा था? ये इसमें राय क्या था? आधा था। और का क्या था? पूरा। और चौथे नंबर वाला जो राय था इसमें क्या था? ये राय इसमें क्या था? तय आधा है और राय क्या है? पूरा। इसमें बता दिया था मैंने कि जब तो कभी भी राय आधा होता है तो वह हमेशा पूर्ण वर्ण के ऊपर क्या उसकी मात्रा लिखी जाती है। इसको बोलते क्या? रेफ। क्या बोलते? रेफ। वो हमेशा किस वर्ण पे जाएगा? पूर्ण वर्ण पे। अब बच गए थे 2 नंबर वाला और चौथा नंबर वाला। तो ये इसमें भी राय पूरा है। और इसके जब जब कभी भी देखो राय पूरे कितने होते हैं? राय 3। 3 राय क्या होते हैं? पूरे। एक तो 1 नंबर वाला और 2 नंबर वाला भी पूरा है और 4 नंबर वाला पूरा। अब इसमें इस राय में क्या है? राय पूरा है, लेकिन कहा जब कभी भी राय के पहले कैसा वर्ण है? आधा वर्ण है। इसमें भी राय के पहले क्या है? आधा वर्ण है। तब किस राय का मतलब किस रूप में प्रयोग किया? या तो इस रूप में प्रयोग करेंगे अपन, ये वाला तिरछी रेखा वाला, या ये रूप राय का। तो जब कभी भी राय के पहले कैसा वर्ण है? आधा वर्ण आता है, ठीक है। और मात उसमें ये क्या हो? खड़ी पाई हो। क्या हो? खड़ी पाई। तो किस रूप में लिखा जाता है? इस तिरछी रेखा के रूप में लिखा जाता है। किस रूप में? तिरछी रेखा। और जब कभी भी जो राय के पहले कैसा वर्ण हो? आधा वर्ण हो। और वर्ण कैसे हो? घुमावदार। कैसे हो? नीचे से घुमावदार। तब किस रूप का प्रयोग किया जाता है राय में? इस रूप का प्रयोग किया जाता है। हाँ, ये तो री था। ये क्या था? री। जैसे आप लोग शब्द पढ़ते हैं एक हृदय। हृदय में ये
है के अंदर जो गुलिया के बैठता है ये री है, क्या है इसके अंदर, री। गुलिया के अंदर बैठता है, ये क्या है, री की मात्रा है, किसकी मात्रा है, री की। एक शब्द और आप लोग पढ़ते हैं ऋष, ये रै के अंदर, है के अंदर क्या है, रै, इसको भी पढ़ते हैं ऋष, क्या है ऋष, इसमें क्या है आधा रै, आधा रै नहीं है, इसमें पूरा रै है। जब ये शब्द इसमें क्या है आधा है, इसको अपन टुकड़ी करेंगे तो ये क्या है आधा है, और रै पूरा है, उसको पूरा कहते हैं ऋष्व, क्या बोलते हैं ऋष्व। हाँ, जब कभी भी क्या होता है कि ऐसे वर्ण लिख जैसे लिखा द्वारा, तो इसका क्या किया जाता है, संयुक्त व्यंजनों के अलावा ध्वनि का टुकड़ा किया हुआ रूप शब्द माना। इसमें जो वह है ये क्या है पूरा है, जबकि द क्या है आधा, तो इसको जो पूरा वर्ण होता है वो आधा होता है, जो आधा होता है वो पूरा होता है। इसको सही कैसे लिखेंगे, ऐसे दैस में आधा है जबकि वाव क्या है पूरा, द्वारा। जैसे एक शब्द और लिखें चिन्ह, इनमें क्या होता है जो शब्द आपको आधा दिख रहा है वो पूरा होता है, और जो पूरा होता है वो आधा। इसको शुद्ध कैसे लिखेंगे, इसको ध्वनि का टुकड़ा कैसे करेंगे, चिन्ह। ऐसे जैसे एक शब्द लिखें वृद्धि, इसका टुकड़ा करेंगे, इसमें जो शब्द आधा है वो क्या होता है पूरा, और जो पूरा होता है वो क्या होता है आधा, तो इसका टुकड़ा कैसे करेंगे, वृद्ध। ये दय क्या है पूरा जो आधा होता है, कैसे लिखेंगे उसको, वृद्धि। दय के अंदर से मात्रा नहीं है, किसके अंदर से आएगी, थी के अंदर से। ये क्या हो गया, इसके बाद मैंने आपको बताया था कि दय के रूप, इसमें छोटे की मात्रा का ज्यादा प्रयोग किसमें मिलता है, हिंदी में, जबकि बड़े वह में बड़े की मात्रा का प्रयोग क्या मिलता है, कहाँ। इसको कैसे लिखा जाता है, मोड़ के। हाँ, छोटा रूप कैसे मिलेगा आपको, गुरु, पुरुष, रुपया, रुई, रुई में भी छोटा हुआ है, रौद्र में भी लगाना भी है, ठीक है, रौद्र ये भी दय है। हाँ, जैसे मान चलो इसमें भी लिखा जाता है, ये चौथा वाला नंबर, जैसे दय है ये, इसमें किस रूप में लिखा जाता है, इस रूप में लिखा जाता है, जैसे रौद्र में लिखा। हाँ, इसमें भी आप बोलेंगे सर ये तो घुमावदार है, लेकिन नहीं, इसमें नीचे से क्या आइए, खड़ी पाई है। कौन से नंबर वाला रूप लिखा जाएगा, 2 नंबर वाला, ये वाला नहीं, 2 नंबर वाला। ये जैसे लिखा रुद्र, रुद्र में भी क्या है, ये रह वाला आधा, जैसे पूरा रहा है, और दय क्या है आधा। हाँ, बड़े यू का प्रयोग बहुत ही कम मिलेगा, कहाँ मिले, जैसे शुरू, जरूर, इन सब में किसका प्रयोग किया जाता है, बड़े यू का प्रयोग, मतलब रह में कौन सी मात्रा होती है, बड़े यू की। और एक और मैंने कॉन्सेप्ट बताया था, जब कभी एक या दो उदाहरण होते हैं तो किसका प्रयोग किया जाता है, आदि का। एक या दो उदाहरणों में किसका प्रयोग किया जाता है, आदि का। जबकि दो से अधिक उदाहरणों में किसका प्रयोग किया जाता है, इत्यादि का। किसका प्रयोग किया जाता है, इत्यादि। ठीक है, आगे बढ़े। इसमें बड़ में चार आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया। इसके आगे पढ़ना है। मैंने आपको बताया था कि हमारा जो व्याकरण है वह 3 भागों या 3 विचारों में व्याप्त है। कितने भागों में बटा हुआ है, 3 भागों, व्याकरण। 3 भागों या 3 विचारों में विभक्त है। पहला कौन सा है, वर्ण विचार, वर्ण विचार। दूसरा क्या है, शब्द विचार, शब्द विचार। तीसरे नंबर पर क्या है, वाक्य विचार, वाक्य विचार। जिसमें से वर्ण विचार टॉपिक क्या हो गया, कंप्लीट। अब कहाँ आना है अपन हम लोगों को, शब्द विचार पर। हाँ, शब्द विचार। तो ये बताइए शब्द किसे कहते हैं, क्या होती है शब्द की परिभाषा, शब्द किसे कहेंगे, दो या, नहीं बता, दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। क्या है परिभाषा, लिख दे रहे हैं, क्या है। एक तो ये भी होती है दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को क्या बोला जाता है, शब्द। या ऐसा भी पूछ सकते हैं, एक या एक से अधिक, क्या एक शब्द का कोई
एक वर्ण का कोई शब्द होता है, एक या ये भी लिख सकते हैं, एक या एकाधिक, ठीक है, तब से वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। क्या एक वर्ण का शब्द हो सकता है क्या? हाँ हो सकते हैं, कुछ ही होते हैं नहीं तो नहीं, जैसे आ जा ना मा, अजान आ जा ना था मान मान नहीं आएगा। जैसे मान चलो आप स्कूल से आए, घर घर आए और आपने बैग रखा और मम्मी से पूछा कि मम्मी खेलने चले जाएं, तो मम्मी बोलेंगी हाँ, या बोलेंगी जा। ठीक है, तो एक वर्ण का भी क्या हो सकता है, शब्द हो सकता है, लेकिन उनका क्या निकलना चाहिए, अर्थ निकलना चाहिए। परिभाषा क्या है शब्द की, कि दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मिल को शब्द कहते हैं, या एक अधिक वर्णों के सार्थक मिल को क्या कहते हैं, शब्द। एक वर्ण का भी शब्द हो सकता है। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा शब्द कितने प्रकार के होते हैं, शब्द कितने प्रकार के होते हैं, दो शब्द, दो प्रकार के होते हैं। शब्द कितने प्रकार के होते हैं, दो। एक होता है कौन सा, सार्थक, सार्थक शब्द, और दूसरा होता है कौन सा, निरर्थक शब्द। एक सार्थक शब्द, दूसरा कौन सा होता है, सार्थक शब्द, दूसरा होता है निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द किसे कहेंगे, वैसे सार्थक शब्द में क्या है, इसका टुकड़ा करेंगे अपन। ठीक है, तो सा से क्या, सा का अर्थ क्या हुआ, शहद, इसका ही अर्थ, का अर्थ क्या निकलता है, बाला। अर्थ के साथ वाला क्या कहलाता है, सार्थक। और इसका कन टुकड़ा करेंगे तो नी, इसमें आएगा निर धन अर्थ धन का। तो जिसके निर मतलब रहित, जो अर्थ से रहित वाला उसे क्या बोलेंगे, निरर्थक। तो जिन शब्दों के अर्थ ग्रहण किए जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, सार्थक। और जिन शब्दों के अर्थ नहीं ग्रहण किए जा सकते उन्हें क्या बोलते हैं, निरर्थक शब्द। और सार्थक शब्द में क्या आता है, जैसे चाय, बाय, पानी, बानी, सब्जी, बब्जी, रोटी, बोटी, इत्यादि। इत्यादि का प्रयोग कहाँ किया जाता है, दो से अधिक उदाहरणों में किसका प्रयोग किया जाता है, इत्यादि का। जब आदि का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, एक या दो उदाहरणों में किसका प्रयोग किया जाता है, आदि। यहाँ देखो चाय, चाय बाय, एक इस चाय बाय, जैसे घर पे कोई आता है मेहमान, तो अपन हम लोग उनसे बोलते हैं कि ये चाय बाय पिए कि नहीं पी है, या चाय बाय बनाओ मम्मी, ऐसा बोलते हैं। घर वो कहते हैं कि नहीं चाय नहीं पी, तो फिर तो बोलते हैं हम लोग उनसे कि चाय वाय नहीं पी रहे तो ये पानी वानी पी लो। जबकि इस चाय का तो अर्थ है लेकिन बाय का कोई अर्थ है नहीं, पानी, पानी का अर्थ है लेकिन पानी को। और भाई जैसे कभी कभार स्कूल से आते हैं और भूख लगी रहती है जोरों से, अब रोटी देखिए पन्ना, मम्मी से बोला कि मम्मी सब्जी वब्जी नहीं बची क्या, क्या है सब्जी, तो क्या शब्द सार्थक, लेकिन सब्जी का कोई अर्थ, जैसे रोटी बोटी, ये क्या है, सार्थक शब्द। लेकिन क्या निकालते हैं यहाँ, अब नर्थक शब्द क्या होते हैं, ये नर्थक शब्द जो होते हैं इनका कोई अर्थ नहीं होता, जिनका कोई अर्थ नहीं होता उन्हें क्या बोलते हैं, नर्थक शब्द। या जिन शब्दों के अर्थ ग्रहण नहीं किए जा सकते उन्हें क्या बोला जाता है, नर्थक शब्द। जैसे आमने सामने, अता पता, ऊंच ताच, ऊंच ताच। जैसे किसी से बोला कि ये आइए हम लोग क्या करेंगे, आमने सामने बैठकर बात करेंगे, तो आमने सामने तो समझ में आ रहा, तो कैसे बोलेंगे, सामने से बात करेंगे, सामने ही समझ, लेकिन आमने का कोई अर्थ नहीं होता। आमने होता है कोई अर्थ क्या, आप आना आमने बैठकर बात करेंगे, होता है क्या। जैसे मान लो बोले कि अमित का कुछ अता पता नहीं, मतलब अमित गायब है, या तो बोलेंगे कि अमित का पता नहीं है, तो भी इस निकल रहा है अर्थ कि अमित है नहीं। लेकिन ये बोलेंगे कि अमित का अता नहीं है, इसका भी कोई अर्थ नहीं निकल रहा। पूछताछ, पूछताछ क्या है, इंक्वायरी सेंटर होता है, जैसे मान लो बस स्टैंड गए, वहां पे दिखा रहा था इंक्वायरी सेंटर, तो अब वहां क्या करेंगे, पूछे मतलब पूछ रहे हो उससे, ये क्या है मूल शब्द, इसमें जैसे ना जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, पूछना। और ताज का कोई अर्थ नहीं, तो ताज कोई अर्थ होता है क्या, कोई अर्थ नहीं होता। ये सब कैसे निरर्थक शब्द है, कैसे वैसे शब्द जिनका क्या नहीं किया जा सकता, अर्थ ग्रहण नहीं किया जा सकता है, उन्हें क्या बोलते हैं, निरर्थक शब्द। और वैसे शब्द जिनका अर्थ ग्रहण किया जा सकता है उन्हें क्या बोलते हैं, सार्थक शब्द। तो आप बोलेंगे कि सर
जब निरर्थक शब्दों का कोई यूज नहीं है, इनका अर्थ ग्रहण नहीं किया जा सकता, तो आप इन्हें पढ़ा क्यों रहे हैं? क्या जरूरत है इनकी? हाँ, जब आप आगे पढ़ेंगे अपन सब तत्सम तद्भव देशज विदेशज, तो जितने भी निरर्थक शब्द होते हैं ये सब क्या होते हैं? देशज होते हैं। क्या होते हैं? देशज। चार आपको ऑप्शन में देगा, ठीक है, और पूछेगा आपसे निम्न में से कौन सा शब्द देशज है, या चार अलग अलग दे देगा, उसको पूछे कौन सा शब्द देशज नहीं है। कहाँ पर मिलेगी? जितने भी निरर्थक शब्द होते हैं वो सब के सब क्या होते हैं? देशज होते हैं। और आगे पढ़ेंगे समास। समास में जब पढ़ेंगे द्वंद्व समास, वहां पर आता है कौन? समाहार द्वंद्व। उसमें भी किसका प्रयोग मिलता है? निरर्थक शब्दों का। और वाक्य शुद्धि में कहां पर? वाक्य शुद्धि। वाक्य शुद्धि। वाक्य शुद्धि में क्योंकि वही शब्द या सार्थक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, वाक्य शुद्धि निरर्थक शब्दों का प्रयोग नहीं किया। यहाँ भी अपन को किसकी जरूरत, हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? निरर्थक शब्दों की। मतलब यहाँ पर देखेंगे देशज में, वाक्य शुद्धि में, और कहाँ मिलेंगी? समास में। लेकिन इनका अर्थ नहीं होता, लेकिन ये सार्थक शब्दों के साथ जोड़कर क्या करते हैं? अपना अर्थ ग्रहण करवाते। निरर्थक शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन ये सार्थक शब्दों के साथ जोड़कर क्या करवाते हैं? अपना अर्थ ग्रहण करवाते। तो ये भी हो गया क्या? शब्द। ये शब्द की परिभाषा हो गई। दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। हाँ, एक वर्ण का भी शब्द हो सकता है, ठीक है, या ये परिभाषा हो सकती है। एक या एकाधिक वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं। शब्द कितने प्रकार के होते हैं? दो। एक होता है सार्थक, दूसरा होता है निरर्थक। सार्थक शब्द जिनके अर्थ ग्रहण किए जा सकते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? सार्थक। और जिन शब्दों के अर्थ ग्रहण नहीं किए जाते उन्हें क्या बोला जाता है? निरर्थक। और भी आते हैं, जैसे अपन बोलते हैं दूध बूध, दूध बूध। बूध क्या है? निरर्थक शब्द। एक और यूज करते हैं, अभी नवरात्रि लगेगी तो बोलेंगे जल अल, जलल चढ़ाए। दूध बूध जलल, ये सब के क्या, सब के सब क्या है? ये अल, ये बूध, इनका कोई अर्थ नहीं निकलता। ये सब के सब क्या है? देशज। क्या है? देशज। एक और आप शब्द बोलते हैं हम लोग बच्चा बच्चा, ये तो सार्थक है, जबकि युवा वाला बच्चा ये क्या है? निरर्थक शब्द है। ठीक है, आगे बढ़े। शब्द विचार, हाँ, इसके आगे पढ़ना है सार्थक शब्दों का वर्गीकरण। सार्थक शब्दों का वर्गीकरण। बताएं सार्थक शब्दों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया जा सकता है? सार्थक शब्दों का वर्गीकरण। सार्थक शब्दों का वर्गीकरण चार प्रकार से किया जा सकता है। कितने प्रकार से? चार। सार्थक शब्दों का वर्गीकरण चार प्रकार से किया जाता है। कितने प्रकार से किया जाता है? चार। पहला किस आधार पर? अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर। दूसरा है रचना के आधार पर। रचना के आधार पर। तीसरा है उत्पत्ति के आधार पर। तीसरा नंबर उत्पत्ति के आधार पर। चौदह है, चौथे नंबर पर है रूप के आधार पर। रूप के कितने प्रकार से वर्गीकरण किया जा सकता है? चार प्रकार से। अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, और रूप के आधार पर। सार्थक शब्दों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया जा सकता है? चार। अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, और रूप के आधार पर। अब अर्थ के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अर्थ के आधार पर सार्थक शब्दों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया जा सकता है? कितने प्रकार से किया जाता है? चार। ब्लैक पेंसिल। एक नंबर पर कौन सा है? एकार्थी। नहीं चल रहा भैया ये। एकार्थी। दूसरे नंबर पर कौन सा है? अनेकार्थी।
तीसरा है विलोम। विलोम को हम लोग क्या बोलते हैं? विपरीतार्थी बोलते हैं विलोम को। चौथा है पर्यायवाची। पर्यायवाची, इसको समानार्थी बोलते हैं। हाँ, ये कितने प्रकार का हो गया है? अर्थ के आधार पर 4 प्रकार के। प्रश्न आपसे पूछेगा अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया जाता है? 4। एकार्थी, अनेकार्थी, विलोम और पर्यायवाची। अब इन्हीं के ही उपभेद होते हैं आगे। 5 नंबर लग पेन से लिख रहा है। एक होता है क्या? शब्द युग्म। शब्द युग्म, इसको एक नाम से और जानते हैं, श्रुति संबंधार्थक। क्या बोलते हैं इसको? श्रुति संबंधार्थक। और 6वें नंबर पर है वाक्यांश के लिए एक शब्द। वाक्यांश के लिए एक शब्द। अर्थ के आधार पर कितने प्रकार के? 4। एकार्थी, अनेकार्थी, विलोम शब्द। विलोम, पर्यायवाची शब्द और शब्द युग्म वाक्यांश के लिए। हाँ, जो एकार्थी है इसका उपभेद क्या होता है? वाक्यांश के लिए एक शब्द। इसका उपभेद है क्या? वाक्यांश के लिए एक शब्द। और अनेकार्थी का उपभेद है क्या? शब्द युग्म। क्या है? शब्द युग्म। अब रचना के आधार पर ये 4 प्रकार के हो गए अर्थ के आधार पर। ये शब्द युग्म और वाक्यांश के लिए एक शब्द, ये क्या है? इसी के उपभेद है। रचना के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला होता है रूढ़, दूसरा यौगिक, और तीसरा कौन सा होता है? योग रूढ़। योग रूढ़, ठीक है। इस आधार पर रचना के आधार पर रूढ़, योग, क्या? योग रूढ़। उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर भी कितने हाँ, रचना के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के शब्द, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज ही बोल सकते। विदेशज, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। इसमें 2 और आते हैं। 5वें नंबर पर आते कौन से शब्द? संकर शब्द। संकर शब्द। 6वें नंबर पर आता अनुकरणात्मक शब्द। अनुकरणात्मक शब्द। ये दोनों इसी का ही क्या होते हैं? रूप। उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार के? 4। तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। अब रूप के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के शब्द, विकारी और अविकारी। विकारी और अविकारी। ये क्या हो गया? सार्थक शब्दों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया जाता है? 4 प्रकार से। अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर और रूप के आधार पर। ठीक। अर्थ के आधार पर कितने प्रकार के? 4। एकार्थी, अनेकार्थी, विलोम, पर्यायवाची। क्योंकि ये तो इसी एकार्थी का उपभेद क्या है? शब्द को। और अनेकार्थी का उपभेद क्या है? वाक्यांश के लिए एक शब्द। और रचना के आधार पर कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। रूप या रूप के आधार पर विकारी और अविकारी। अब इसमें आपसे और प्रश्न पूछ सकता है, जैसे मैं पूछ रहा हूँ कि व्युत्पत्ति के आधार पर बताइए सब सार्थक शब्द कितने प्रकार के होते हैं, या इतिहास के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, या प्रयोग के आधार पर सार्थक शब्द कितने प्रकार के होते हैं। थोड़ी सी भाषा चेंज हो गई, बाकी कुछ नहीं है। रूप के आधार को क्या बोला जाता है? प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? 2, विकारी और अविकारी। उत्पत्ति को क्या बोलते हैं? इतिहास या स्रोत के आधार पर भी पूछेगा। उत्पत्ति इसी क्या बोलेंगे? इतिहास के आधार पर। इतिहास के आधार पर भी कितने प्रकार के होते हैं? 4। ऐसी को क्या बोलेंगे? स्रोत के आधार पर। स्रोत के आधार पर भी कितने प्रकार के होते हैं? 4। शब्द अलग अलग हो। या रचना, यहाँ पूछा व्युत्पत्ति के आधार पर। व्युत्पत्ति, व्युत्पत्ति ऐसी क्या बोलेंगे? बनावट के आधार पर। बनावट के आधार पर या व्युत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। अब आपको दिक्कत जा रही होगी उत्पत्ति और व्युत्पत्ति। उत्पत्ति का अर्थ है कि ये शब्द आखिरकार आया कहां से है।
तो शब्द आया है तो आया कहाँ से है। और व्युत्पत्ति में क्या है कि कैसे बना, कोई शब्द बना है तो वो कैसे बना, कैसे बना, संधि से बना, समास से बना। ठीक है, उत्पत्ति में कहाँ से आया है, तत्सम है, तद्भव, देशज है, विदेशज है। जबकि व्युत्पत्ति में वो शब्द जो बना है वो कैसे बना है, समास से बना है या संधि से बना है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, सार्थक शब्दों का वर्गीकरण। अब यहाँ से आपको आगे की रूपरेखा देख रही होगी कि अब आगे क्या पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, इसके आगे देखें किसी आधार पर अपन पढ़ेंगे आगे वर्गीकरण। ठीक है, जय हिंद।